हाँ लिखा आपने तो ये तो एक किसने कहा, फजूल बात अपनी तरफ से कर दी है। सब अपना माइक ऑफ कर दें। हम कौन से एमसीक्यू पे थे? लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू नंबर 3, किंगडम 24 हो गया था। बैक्टीरिया 25 एमसीक्यू पे थे हम। बैक्टीरिया आर असाइंड टू द किंगडम। बैक्टीरिया को किस किंगडम में रखा गया है? Bacteria are assigned to the kingdom. Number A is fungi, B is Monera, C is Protista, and D is Porifera. तो फंजाई में हम फंगस, फंजाई, यीस्ट, ये जो एनिमल्स होते हैं या ये जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको हम किंगडम फंजाई में रखते हैं। किंगडम पोरिफेरा में हम पोरस एनिमल्स को रखते हैं जिनके बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। प्रोटिस्टा में हम ओल्ड एनिमल्स को रखते हैं जो पुराने हैं। प्रोटिस्टा मीन्स फर्स्ट क्रिएचर्स। और किंगडम प्रोमोनेरा में हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, दो एनिमल्स को रखते हैं, एक बैक्टीरिया और दूसरा होता है साइनोबैक्टीरिया। सो किंगडम मोनेरा के सिर्फ दो एनिमल्स होते हैं, दो लिविंग क्रिएचर्स, मोनेरा एंड किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। 26 MCQ है, which of the following group include organism all of which are prokaryote? ऐसा कौन सा लिविंग क्रिएचर्स का ग्रुप है जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स हों? सेल दो किस्म के होते हैं, आपको पता है, एक होते हैं यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक को अगर हम सेल देखें तो फर्स्ट में आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस बिटवीन बता रही हूँ, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जो यूकैरियोटिक होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन से मुराद है एक दीवार होती है यूकैरियोटिक सेल्स में। और अगर हम प्रोकैरियोटिक को देखें तो प्रोकैरियोटिक जो सेल बना होता है ना, उसके न्यूक्लियस के अंदर
वॉल नहीं होती। क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है सेल राउंड शक्ल का होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में मेजर डिफरेंस ये होता है कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस तो होता है, वो प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। मगर डिफरेंस क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, एक दीवार होती है, जो उसको बाकी सेल से डिफरेंशिएट करती है या उसको सेपरेट करती है। सेल के अंदर जो बाकी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितने भी लाइसोसोम्स, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनसे न्यूक्लियस को अलग करती है। मगर प्रोकैरियोटिक सेल का क्या होता है कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। मींस जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है वो भी बाकी सेल के साथ मिल जाता है, उसके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होती। फिर हम कहते हैं कि ऐसे लिविंग क्रिएचर्स जिनके अंदर ये प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है, मींस जिनके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, वो प्रोकैरियोट्स हैं। वो और इनके अंदर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस सेल प्रेजेंट होता है। तो ऐसे क्रिएचर्स सिर्फ दो किस्म के होते हैं, एक होता है बैक्टीरिया और दूसरा होता है साइनोबैक्टीरिया। और बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को अलग ग्रुप में रखा गया है जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं, मगर इनकी एक और आइडेंटिफिकेशन है कि ये दोनों प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स से मुराद है कि इनका जो सेल है वो बहुत ज्यादा ओल्ड है और इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। प्रो कहते हैं फर्स्ट को और कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ विच आर प्रोकैरियोट्स। प्लांट्स के अंदर प्लांट का जो सेल होता है, प्लांट जिस सेल से बना होता है वो यूकैरियोटिक होता है। एनिमल्स के अंदर भी सारे सेल यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा जो एनिमल्स होते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनके अंदर भी यूकैरियोटिक सेल होता है। सिर्फ एक वाहिद बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हैं जिनकी पूरी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से बनी होती है और इनको एक अलग ग्रुप में रखा जाता है जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। इज इट क्लियर? समझ नहीं आया? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये डिफरेंस होता है, ये सपोज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसकी पूरी डिटेल आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगी सेल के अंदर। उसके अंदर पूरी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट मौजूद है कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया आपका। ट्वेंटी सेवन को छोड़ दें, 28, 28 एमसीक्यू पे आ जाए। हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? ये अभी आपको मैंने बताया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? नंबर ए इज ई चैटन, बी इज रॉबर्ट विटेकर,
C is Ernest Haeckel, and D is Margulis. 5 kingdom classification given by रॉबर्ट विटेकर, जिसमें आपके 5 किंगडम्स में से फर्स्ट आ जाता है किंगडम एनिमलिया, जिसके अंदर सारे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको रखा जाता है। दूसरा होता है किंगडम प्लांटाई। किंगडम प्लांटाई के अंदर सारे प्लांट्स रखे जाते हैं। एक होता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंदर सारे फंगस रखे जाते हैं जो यीस्ट हो जाते हैं, जिनकी बॉडी थैलस धागे नुमा होती है। मशरूम आपका फंजाई में आ जाता है, आपका यीस्ट। एक होता है किंगडम मोनेरा, जिसके अंदर आपका बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ गया। और नंबर 5 किंगडम होता है किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर ओल्ड एनिमल्स आ जाते हैं जो सिंपलेस्ट होते हैं, जिनसे बाकी एनिमल्स इवॉल्व हुए हों, निकले हों। सो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर ने दी थी। 29 MCQ is 5 kingdom classification system of Robert Whittaker was modified by, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी रॉबर्ट विटेकर की, उसको किसने मॉडिफाई किया था? ए इज मार्गिलस, बी इज सेचवर्ड्स, सी इज ईचीटन, डी इज बोथ ए एंड बी। जो रॉबर्ट विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी, उसको किसने मॉडिफाई किया था? उसमें थोड़ी चेंजिंग लाई थी, उसको ज्यादा बेस्ट बनाया था। मार्गिलस, सेचवर्ड्स, ईचेटन या बोथ? आप कहते हैं ये बुक में नहीं है। जरूरी नहीं होता कि बुक की एक एक लाइन आपको, एक एक स्टेटमेंट आपको उठा के टेस्ट में दे। टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको जो टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सो दैट डजंट मीन कि वो बुक के अंदर ही हो। अगर आपके पास 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन की पूरी हिस्ट्री है तो वो सारी हिस्ट्री बुक में नहीं होगी, कुछ पॉइंट्स होंगी, कुछ नहीं। ये कोई क्लास टेस्ट नहीं होता कि पूरा जो बुक में एक एक स्टेटमेंट दी गई है वही क्वेश्चन आपको दिए जाएं। ऐसा टेस्ट में नहीं होता। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसको मॉडिफाई किया था मार्गिलस ने और सेचवर्ड्स ने। Number 30 MCQ is which organism is included in kingdom Monera? A is cyanobacteria, B is algae, C is fungi, D is virus. अब इसका आप बताएं। कौन सा ऑर्गेनिज्म इन चारों में से किंगडम मोनेरा में रखा गया है? अभी आपको किंगडम मोनेरा के 2 बताए थे, बैक्टीरिया और उसके साथ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, दोनों किंगडम मोनेरा में होते हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। वायरस को हम किसी भी ग्रुप में प्लेस नहीं करती। वायरस कोई सी भी किंगडम में, 5 जो किंगडम की क्लासिफिकेशन दी गई है उनमें से वायरस किसी भी ग्रुप में नहीं रखा जाता। फंजाई और एल्जी का एक ही ग्रुप होता है और साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में। नंबर 31 MCQ is according to biologists the protista are ancestors of, according to biologists the protista are ancestors of, जो प्रोटिस्टा के अंदर एनिमल्स होते हैं उसके अंदर आपका युग्लिना आता है, आपकी अमेबा आ जाता है। ये एनिमल्स प्रोटिस्टा में हैं। अगर आपने 9th की बायोलॉजी पढ़ी है तो उसके अंदर किंगडम प्रोटिस्टा का पूरा एक चैप्टर है। उसके अंदर आपका युग्लिना, आपका साइनोबैक्टीरिया, पैरामीशियम और अमेबा, ये सारे किंगडम प्रोटिस्टा में एनिमल्स होते हैं। तो ये इनके ये जो प्रोटिस्टा एंसेस्टर्स माने जाते हैं, ये किसके एंसेस्टर्स हैं, किसके आबाव अजदाद होते हैं? प्लांट्स के हैं, फंजाई के हैं, एनिमल के हैं, या ऑल ऑफ दीज?
किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है कि आपके जो सारे ओल्ड एंसेस्टर्स होते हैं, जैसे कि पुराने काफी ओल्ड, जिनसे न्यू लिविंग क्रिएचर्स इवॉल्व हुए हों, जिनसे न्यू क्रिएचर्स बने हों, प्रोटिस्टा में सिर्फ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं आप, जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक सेल होता है। सिंपल अगर आप प्रोटिस्टा को डिफाइन करें तो ये सारे लिविंग क्रिएचर्स यूनिसेलुलर होते हैं ऑलमोस्ट। इनकी बॉडी पूरी सिर्फ एक सेल से बनी होती है, तो ये बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट होते हैं। फिर ये ज्यादा मॉडिफाई होते गए, चेंजिंग आती गई, फिर इनसे बाकी एनिमल्स बनते गए। तो प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा से कौन से एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं? प्रोटिस्टा के अगर आप एनिमल्स देखें, उनमें आपके प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, फंजाई भी आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। प्रोटिस्टा से सारे ही एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं। नंबर 32 एमसीक्यू इज किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ए इज यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, बी इज सिंपल एंड मल्टीसेलुलर, सी इज यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, डी इज बोथ ए एंड बी। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोटिक आपके सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं, दो हैं। बाकी किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमलिया, ये सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा में आपके यूनिसेलुलर भी आ जाते हैं और मल्टीसेलुलर भी आ जाते हैं। और जूम कर दूं? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपके यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, और ये सिंपलेस्ट होते हैं। सो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 इज न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट इन, ये न्यूक्लियस के अंदर जो एनवेलप है, जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप, बात सेम होती है, एक ही चीज का नाम है। वो किसके अंदर एब्सेंट होती है? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में या प्लांटाई में? किंगडम मोनेरा में, प्लांटाई में, फंजाई में या प्रोटिस्टा में? न्यूक्लियर एनवेलप किस में एब्सेंट होती है? अभी आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियर एनवेलप सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं? जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। सो न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट इन, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक थे ऑर्गेनिज्म, वो थे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। और बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को आपने कौन से ग्रुप में रखा था? किंगडम मोनेरा में रखा था। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया बोथ आर प्रोकैरियोटिक एंड दे आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट टू 34 एमसीक्यू। वायरस बिलोंग टू किंगडम, A is Monera, B is Protista, C is fungi, D is none of these. वायरस को किस किंगडम में रखा जाता है? ये तो मैंने अभी बताया था आपको, डी। वायरस को हम किसी भी ग्रुप में नहीं रखते क्योंकि इसको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेल नहीं होता, इस वजह से हम इसको किसी भी किंगडम में नहीं प्लेस करते। 35 MCQ is which organism are composed of only protein? कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं? A is prions, B is viroids, C is fungi, D is algae. Viroids
प्रियॉन्स, फंजाई या एल्जी? तो इसका आंसर है ए। प्रियॉन्स सिंपल होते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं। ये वायरस की एक किस्म में वायरस की तरह ही होते हैं। एक होते हैं वायरेट्स मींस वायरस, ये प्रियॉन्स ये प्रोटीनियस होते हैं सिर्फ। 36 MCQ is which of the these is a cellular particle? A means without, cellular means cell. इनमें से कौन सा लिविंग क्रिएचर कौन सा पार्टिकल है जो सेल के बगैर है? ह्यूमन, बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस? कौन सा लिविंग क्रिएचर है जो सेल के बगैर होता है? ए सेलुलर मीन्स विदाउट सेल, सो वायरस आर ए सेलुलर पार्टिकल। यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ है, अगर यहाँ पे सेलुलर होता तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रखते हम, क्योंकि सारे लिविंग क्रिएचर्स जिनके अंदर सेल होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे सेल को नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वायरस को नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसके अंदर सेल नहीं होता, इस वजह से हम यहाँ पे पार्टिकल लगा रहे हैं। 37 MCQ is the organism that are composed of circular RNA only, जो सिर्फ RNA से बने होते हैं। A is prions, B is viroid, C is fungi, D is algae। प्रायन्स प्रोटीन से बने, फंजाई के अंदर प्रोटीन भी होता है, आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है। एलजी के अंदर भी डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। वायरेट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक जिनके अंदर डीएनए होता है और डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है। डीएनए तो तब होगा वायरस के अंदर जब उसके अंदर सेल प्रेजेंट होगा, तो वायरस के अंदर आरएनए सिर्फ प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो डिवाइड होता है। तो वायरस के अंदर सिर्फ आरएनए होता है जिनको हम वायराइट्स कहते हैं। 38 MCQ is the cell wall of fungi is made up of dash. A is chitin, B is cellulose, C is peptidoglycan, D is lignin। जो फंजाई के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं उन सेल के अंदर के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर उसके बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स और फंजाई में होती है। एक होती है सेल मेम्ब्रेन और दूसरी होती है सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल्स में एब्सेंट होती है। रिमेंबर, जो एनिमल का सेल होता है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। जो प्लांट और फंजाई होते हैं उनके अंदर सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो जो फंजाई है उसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? कौन सा सब्सटेंस यूज होता है उसमें? चिटिन, सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकन और लिग्निन। सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकन और लिग्निन सारे ये जो है प्लांट्स की सेल वॉल में होते हैं। चिटिन सिर्फ, काइटिन भी कहते हैं इसको चिटिन भी कहते हैं, एज यू विश, जो आप कहें इसको, ये फंजाई की सेल वॉल में होता है। बाकी सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकन, लिग्निन ये सारे बैक्टीरिया में भी होता है और सेल्यूलोज जो आपका प्लांट में प्रेजेंट होता है। "38 MCQ is common example of kingdom fungi is A is mushroom, B is fern, C is algae, D is mosses। फर्न और मोजेस ये प्लांट्स हैं, एल्जी अलग है, फंजाई आपका मशरूम है। जो कॉमन एग्जाम्पल फंजाई की दी जाती है वो आपका मशरूम होता है। Number 40 MCQ is who first introduced and adopted the system of binomial nomenclature। फर्स्ट टाइम बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर से मुराद है जो नेमिंग सिस्टम है, जो हम नेम देते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म को, के किंग वो बॉटेनिकल नेम हो या जोलॉजिकल नेम हो, वो कैसे देते हैं?
ये जो सिस्टम था ना कि हम किसी भी लिविंग क्रिएचर को नेमिंग देते हैं, जैसे कि ह्यूमन का नाम है, ओ सॉरी, फ्रॉग का नाम है राना टिग्रीना, ह्यूमन का नाम है होमो सेपियंस, ये जोलॉजिकल नेम है इनके। तो ये नेमिंग सिस्टम किसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको हम बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर कहते हैं? ये थे आपके कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस was the first introduced the system of binomial nomenclature. इतना क्लियर होगा 40 एमसीक्यूज तक? फोर्टी तक क्लियर हुआ? अब मेरे लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई है और आपके 18 एमसीक्यूज रहते हैं। रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी, 20 एमसीक्यूज रहते हैं और चार्जिंग मेरी खत्म हो गई है ऑलमोस्ट। सो बाकी एमसीक्यूज कैसे करें अब? नंबर 41 इज बहुनिया वेरीगेटा इज द ऑर्नामेंटल ट्री फाउंड इन, इसको स्किप कर दें। साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन इज, ये तो इजी है, अनियन का साइंटिफिक नेम क्या है या बॉटेनिकल नेम क्या है? इज अलियम सीपा, बी इज एस्टेरियस रूबिनस, सी इज कॉर्वस स्प्लेंडस, डी इज होमोसेपिन। होमोसेपियंस कहते हैं ह्यूमन को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अनियन को कहते हैं अलियम सीपा, ये बॉटेनिकल नेम या जोलॉजिकल नेम आते हैं। चार्ट्स पे तो लगा दूं मगर लाइट नहीं है। 43 एमसीक्यू इज साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस क्रो, अनियन का था अलियम सीपा, बॉटेनिकल नेम ऑफ अनियन इज अलियम सीपा। 43 एमसीक्यू है साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस क्रो, जो क्रो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ये आपके बुक में तो नहीं है, इसको फिर स्किप करें या एज यू विश, इसको छोड़ दें आप, ये आपके कोर्स में नहीं है। हाउस क्रो और स्टारफिश और पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ। फोर्टी एट एमसीक्यू पे आ जाएं। A species that no longer live in an ecosystem is called, ऐसी स्पीशीज जो ज्यादा नहीं रह पाती इकोसिस्टम में, उनको हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड मतलब के जो अब नहीं है यहाँ पे, जैसे कि आपके डायनासोर्स थे वो खत्म हो चुके हैं इस दुनिया से। तो ऐसे हम लिविंग क्रिएचर्स, ओ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशी, ग्लोबल इकोसिस्टम, एक्सटिंक्ट स्पीशी या पॉपुलेशन? एंडेंजर्ड स्पीशी वो कहलाती हैं, एंडेंजर्ड उनको कहते हैं जो खतरे में, जिनकी पॉपुलेशन या जिनकी नस्ल खत्म होने वाली है मगर वो अभी है, चाहे वो एक है, दो है, तीन है, चार है, मगर वो अभी सरवाइव कर रही है, एग्जिस्ट है। ग्लोबल इकोसिस्टम तो ये पूरी वर्ल्ड का आ गया, पॉपुलेशन ये टैक्सोन है। एक्सटेंट मींस खत्म हो गई हैं। तो एक्सटेंट स्पीशी आर दोज स्पीशी दैट नो लॉन्गर लिव, जो अब नहीं रहती इस इन एन इकोसिस्टम, दे आर कॉल्ड एक्सटेंट स्पीशी। 48 MCQ है, the greatest cause of population extinction is, कौन सी ऐसी बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो खत्म हो रहे हैं? ए इज हंटिंग, बी इज स्पीशीज इंट्रोडक्शन, सी इज हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, डी इज नन ऑफ दीज। तो जो बड़ी वजह है स्पीशीज के खत्म होने की वो होती है, जो न्यू स्पीशी बनती है ना वो पुरानियों से ही आती है। न्यू स्पीशी तब बनती है जब आपके पास, अगर आप एवोल्यूशन चैप्टर देखें तो क्या था कि पहले जमाने में आपका एक बर्ड था, आर्चियोलॉजी में कहा गया है, उस
वो बर्ड भी था, वो रेप्टाइल भी था, मतलब कि सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर थे। वो उड़ भी सकता था और उसके दांत भी थे। तो ये बाद में इनके अंदर चेंजिंग आती गई। तो जैसे जैसे एक एनिमल के अंदर चेंजिंग आती जाती है, उसकी नस्ल पीछे से खत्म होती जाती है और न्यू एनिमल बनता रहता है। तो बड़ी वजह ये होती है कि स्पीशी के एक्सटिंक्ट होने की, कि उस पुरानी स्पीशी से न्यू स्पीशी बन गई है और वो पुरानी खत्म हो गई है। तो न्यू स्पीशी का जब इंट्रोडक्शन होता है तो जाहिर सी बात है, पुरानी खत्म होगी तो न्यू आएगी ना। सो इसका आंसर होता है बी ऑप्शन, स्पीशी इंट्रोडक्शन। Number 50, the greatest threat to biodiversity on earth today is, जो सबसे बड़ा खतरा है बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको किससे खतरा है? ए के स्पीशी इंट्रोडक्शन, बी इज पॉपुलेशन, सी इज हैबिटाट लॉस, डी इज हंटिंग। इनमें से बाकी 2 या 3 रहते हैं एमसीक्यूज जो आपके इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके ये एमसीक्यूज हो गए आज के। 2 या 3 रहते हैं। नेशनल बर्ड है एक, तो देखती हूँ कौन से रहते हैं। एक है आपका एमसीक्यू, द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज, ये तो सबको आता है। नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, ये मैं भेज दूंगी। नेशनल बर्ड है एक, नेशनल एनिमल है। नेशनल बर्ड है आपका चकोर और नेशनल एनिमल है आपका मारखोर। उसके अलावा ये बाकी जो इतने भी एमसीक्यूज हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 51 से लेकर 56 तक। लास्ट 2 इम्पोर्टेंट थे, बता दिए मैंने आपको, और 50 एमसीक्यू था जिसका आंसर रहता था द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ टुडे, के ये जो एनिमल्स प्लांट्स खत्म होते जा रहे हैं, इनका इनकी बड़ी वजह ये है कि हम हैबिटाट लॉस कर रहे हैं। पानी में कचरा चला जाता है आपके मैरीन में, आप ओशियंस में देखें, रिवर्स में देखें, उनकी हैबिटाट खत्म होती जा रही है, या फॉरेस्ट को तबाह किया जा रहा है, कटिंग होती है, ट्रीज कटिंग, डिफोरेस्टेशन होती है। तो ये इन एनिमल्स की जगह जब खत्म हो गई है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो एट द एंड क्या होगा कि ये मर जाएंगे। हैबिटाट कहते हैं वहां वो एनिमल जहां पे वो रह रहा हो, जैसे कि आपका घर आपकी हैबिटाट है। फिशेस का हैबिटाट वाटर है, ओशियन है, रिवर है, स्ट्रीम है, ये इनकी हैबिटाट है जहां पर वो स्पीशी या वो एनिमल या वो प्लांट रह रहा है। ठीक है। सो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। ये एमसीक्यूज मैं आपको भेज दूंगी और रिकॉर्डिंग भी कर ली है मैं भेज दूंगी। ठीक है। और जो समझ ना आए वो आप पूछ लीजिएगा। समझ आ रहा है जितना मैं पढ़ा रही हूँ? उसके अलावा आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स सुन लिया करें, जितने भी थ्योरीज हैं, ये तो एमसीक्यूज हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको पूरी डिटेल मैंने दी है। वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट चैप्टर 9 की मैंने ग्रुप में भेज दिए। वो डेली आप एटलीस्ट एक से ज्यादा चैप्टर सुने तभी आपका हो सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज। जो भी क्वेरीज हो आप पूछ लीजिएगा लास्ट में। मैं रिकॉर्डेड भेज देती हूँ, चार्ज कर लूँ उसके बाद मैं भेज दूंगी।